पुराने जमाने में एक गांव था, सेलपुर, जहां मकई नाम का एक गरीब आदमी रहा करता था। वो अत्यंत गरीब आदमी था। वो गांव के जमींदार के यहाँ काम किया करता था, लेकिन जालिम जमींदार काम के बदले बस एक वक्त का खाना दिया करता था, तो मकई को भूखा रहना पड़ता था। लेकिन जब उससे रहा नहीं गया, तो गांव के साहूकार से उधार लेकर घर में खाना बनाकर खाने लगा। साहूकार ने इस आधार पर उधार दे दिया कि मकई जमींदार के यहाँ काम करता है, तो उसे पगार जरूर मिलता होगा, और ये पगार मिलते ही मेरी उधारी चुका देगा। तो साहूकार ने मकई को छूट भी दे दी थी कि तुमको जो चीज चाहिए वो ले जाना। तो मकई भी साहूकार से उधार लेता रहा। इसी तरह 3 माह गुजर गए, लेकिन मकई ने 1 माह की उधारी भी नहीं चुकाई। तो साहूकार ने एक दिन पूछ ही लिया। अरे मकई, तुम्हें हमारे यहां से राशन ले जाते हुए पूरे 3 माह हो गए और तुमने 1 माह का भी पैसा चुकाया। इस तरह कैसे चलेगा? तुम अपनी पगार का क्या करते हो? मालिक, जमींदार साहब पता नहीं क्यों मुझे पगार ही नहीं दे रहे। कई माह से रोक कर रखे हैं। मैं गरीब आदमी उनके सामने अपनी जुबान नहीं खोल सकता। आपको तो उनसे अच्छी बनती है। एक बार इशारा ही कर दीजिए कि वह मेरा पगार वक्त पर दिया करे। अच्छा, मैं तुम्हारी बात जरूर जमींदार साहब से कहूंगा। दूसरे दिन ही साहूकार की मुलाकात जमींदार से हो गई। जमींदार साहब, मकई की उधारी हमारे यहाँ चौथे माह में चल रही है। पता नहीं आपका दिया हुआ पगार कहाँ उड़ा देता है। कैसी पगार? मैं उसे कोई पगार नहीं देता, लेकिन जमींदार साहब वह काम आपके यहां ही करता है, तो मैं उसे काम के बदले उसी वक्त भोजन दे देता हूं। बात के लिए कुछ नहीं रखता। वैसे भी वह खुद से मेरे पास काम करने आता है। मैं कोई उसे काम पर थोड़े रखा हूं। उस तरह के 101 आवारा मेरे यहां भोजन पाकर जी लिया करते हैं। ये तो मेरी दयालुता है कि मैं आवारा कुत्तों को ही नहीं, आवारा आदमी को भी भोजन दे दिया करता हूं। वैसे पगार मैं उनको देता हूं जो मेरे स्थायी नौकर हैं, तो उन्हें दोनों वक्त भोजन और कपड़े के साथ पूरे 7 चांदी के सिक्के प्रति माह देता हूं। साहूकार वहां से घर न जाकर सीधा पहलवान के पास गया और बोला, साहू जी, यह कृपा किस लिए? इसके पीछे का राज क्या है? उसे उगलिए, उसके बाद सोचूंगा कि इसे रखूं या ना रखूं। बस एक छोटा सा काम है। साला मकैया को सीधा करना है। बस ज्यादा नहीं, 4-5 लाठी उसे मार दीजिए और उसकी झोपड़ी उजाड़ दीजिए। क्या है कि ससुरा मुझे बेवकूफ बनाकर 4 माह तक राशन ले लिया है और खा गया है। साहू जी, जो काम छोटा है उसे बहुत बड़ा चढ़ाकर बता रहे हो, और जो बहुत कठिन और बड़ा काम है उसे मामूली बता रहे हो। राशन खाना या मजबूरी में किसी से उधारी ले लेना, यह बहुत मामूली बात है। उतना तो बड़े आदमी को याद ही नहीं रखने चाहिए। चिड़ियों को खिलाया दाना कौन याद रखता है? बड़े लोग तो 1.25 से शेर आटे की गोली मछलियों को खिला देते हैं। बड़े लोगों के दरवाजे पर कुत्ते, बिल्ली और गाय को भी रोज रोटी मिलती है, तो उसे कौन याद रखता है कि मैंने गाय को रोटी दिया था या केला खिलाया था? वैसे ही भूल जाऊं कि मकई को राशन दिया था। नहीं, पहलवान इंसान और जानवर में बहुत अंतर होता है। वह मुख्य प्राणी होते हैं, पर किसी के यहां काम नहीं कर सकते। मगर इंसान काम कर सकता है। उसे मुफ्तखोरी नहीं करनी चाहिए। उसे इस चीज की आदत लग जाती है। मकई को यदि राशन माफ कर दिया, तो कल को दूसरे भी अब मुफ्त में राशन चाहेंगे। तो मैं कोई यहां का राजा नहीं हूं। किसी दूसरे को बुरी आदत ना लगे, इसलिए मकई को दंड दिलवाना चाहता हूं। साहू जी, दंड देना राजा का काम है, मेरा नहीं। और मैं न्याय से हटकर कोई काम करूंगा तो एक सिक्का नहीं। गलत काम के गलत पैसे भी लगते हैं।
मकई को एक लाठी मारने का खर्च पूरे 100 सोने का मोहर लूंगा। 5 लाठी मारना है तो उसके 500 लगेंगे, और यदि उसका आश्रय उजाड़ना है तो उसके भी 500 लगेंगे। किसी का आश्रय उजाड़ना दुनिया के सबसे बुरे काम में आया है। साहू जी, दुनिया के सबसे बुरे कर्म 5 होते हैं। उसे किसी भी भले आदमी को नहीं करने चाहिए। पहला है किसी की मेहनत की कमाई लूट लेना। दूसरा है कि धोखे से या बेला फुसलाकर किसी स्त्री की इज्जत उतार लेना। तीसरा है किसी का आश्रय उजाड़ देना या आग लगा देना। चौथा है किसी के विवाह में बाधा बनना या उसे तोड़वा देना। पांचवा है कि अपनी झावा के स्वाद के लिए किसी मुख प्राणी की हत्या करना और फिर उसके मुर्दे शरीर को खा जाना। यह 5 कर्मों में लिप्त मनुष्य कभी सुखी नहीं रहता। इस कर्म में लिप्त प्राणी बहुत कष्टमयी जीवन जीते हैं। उनकी मृत्यु भी काफी कष्टमयी होती है। ये 5 कर्म करने वाले अक्सर अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए साहू जी, मैं इतना भयंकर अपराध मुफ्त में नहीं कर सकता। आप पहलवान हो, किसी पर एक आध लाठी घुमाने से कौन सा पाप लग जाता है। मैं कोई मकई को जान से मारने की बात थोड़े कर रहा हूं। साहू जी, पहलवानों के दाव पेच का कोई भरोसा नहीं, लाठी का भी कोई भरोसा नहीं। मरखा बैल कभी कभी अपने मालिक को भी पटक देता है। लाठी का क्या भरोसा, 1-2 सिक्के में तो वह किधर भी घूम सकती है। इसलिए आप अपना यह सिक्का रखो और मकई से अपना पैसा निकालने का कोई दूसरा रास्ता तलाशो। साहूकार घर आ गया। फिर साहूकार घर से लाठी निकाल कर लाया तो उसकी पत्नी बोली, साहू जी, आप लाठी का क्या करोगे? क्या किसी से कोई झगड़ा हो गया है? यदि झगड़ा हो भी गया है तब भी आपको किसी से लड़ने नहीं चाहिए। आप साहूकार हो। साहूकार से सहनशील दूसरा कोई नहीं होता। सबसे सफल साहूकार वही होता है जो अपने दुश्मन को भी मित्र बना ले। सफल व्यापारी वही होता है जो आम तो आम, गुठली से भी दाम निकाल ले। आप ये बताओ, लाठी किस लिए ले जा रहे हो? भाग्यवान, जब तुम बोलने लगती हो तो फिर किसी को बोलने का मौका ही नहीं देती हो। अरे ये लाठी मैं मकैया को मारने के लिए ले जा रहा हूं। वो बदमाश मुझे बेवकूफ बनाया है और 3-4 माह तक मुफ्त में राशन लेकर जाता रहा है। मैं सोच रहा था कि वो जमींदार के यहां पगार पर काम करता है। जब जमींदार पगार देगा तो मुझे पैसा दे देगा। लेकिन जब पता किया तो जमींदार बताया कि मैं कोई उसे काम पर नहीं रखा हूं। अपने से आता है, कुछ काम कर देता है तो एक वक्त खिला देता हूं। अब साले के पास है क्या कि उससे वसूल करूं? आप दिमाग से काम लो। उसको मारने पीटने और लड़ाई से अच्छा है कि उससे काम ले लो। आप अपना पैसा मकई से सूद सहित वसूल सकते हो, मगर प्यार से, मारपीट से तो कुछ हासिल नहीं होगा। उसे अपने पास नौकर रख लो। जब जमींदार एक वक्त भोजन देता है तो आप उसे दोनों वक्त भोजन दो, वस्त्र भी दो। 5-6 माह बाद उसे कुछ पगार भी दो। फिर वह आपका साथ अपने संग भाई की तरह देगा। यह लाठी डंडा घर के अंदर रखो, और जब मकई आपके पास आता है तो उसे प्यार से समझाओ कि वह इधर उधर ना भटके, वह आपके पास ही काम करे। उसे बदले में दोनों वक्त भोजन मिल जाया करेगा। ठीक है भाग्यवान, तुम्हारी ही बात सही है। हम उससे मुलायम तरीके से ही पेश आता हूं। साहूकार दुकान चला गया तो शाम को मकई साहूकार के पास आया। साहूकार जी, मुझे राशन दे दीजिए। तुम क्या रोज परेशान रहते हो? एक वक्त के भोजन के लिए जमींदार की बेगारी करते हो, जबकि जमींदार तुमसे काम तो बहुत ज्यादा लेता है, मगर भोजन सिर्फ एक वक्त का देता है। तुम मेरे पास रहो, दोनों वक्त भोजन दूंगा, वस्त्र भी दूंगा तथा काम भी बहुत कम लूंगा। साहूकार जी, ये तो मेरे पर बड़ा उपकार होगा। आप मुझे अपने पास ही रखें। मैं तो कब से सोच रहा था, मगर आपसे कह नहीं पा रहा था, मगर मेरी मुराद आपने पूरी कर दी है। आप मुझे आज से ही अपने पास रखो। हाँ, तुम आज से ही मेरे पास रहो। बाहर गाय बंधी है, उसका दूध निकाल दो। आज तो खुद मेरी पत्नी ने उसको चारा डाल दिया है, कल सुबह से चारा डाल देना। बस मेरी एक गाय को देखना है और कभी कभार मेरे साथ बाजार से सामान लाना है
और मेरे पास कोई फावड़ा नहीं चलाना है। बहुत आराम का काम है। तुम अपना घर समझकर मेरे साथ काम करो। साहू जी, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैंने जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं, मगर आपकी कृपा से मुझे अब सुख मिल जाएगा। अब मकई साहूकार के यहाँ काम करने लगा। साहूकार की स्त्री बहुत दयालु स्त्री थी। वो मकई को भर पेट भोजन दे दिया करती थी, लेकिन कुछ समय बाद वो अपने पति से कहती है, देखिए, किसी से भी मुफ्त में काम नहीं लेने चाहिए। कोई देखे या ना देखे, मगर भगवान सब देखते हैं, सब समझते हैं। इसीलिए आप बिना विलंब किए मकई को पगार देना शुरू कर दीजिए। साहूकार पत्नी की बात मानकर 30 चांदी के सिक्के प्रति माह मकई को पगार देने लगा। एक दिन साहूकार की पत्नी को मायके जाना था, तो साहूकार बोला, देखो भाग्यवान, मेरे पास तो वक्त नहीं है, तुम मकई को साथ लेकर चले जाओ। फिर साहूकार की पत्नी मायके चली गई, लेकिन वहां वो ठीक बात से बहुत दुखी थी कि उसके पिता के घर रह रही नौकरानी अब नहीं रही थी। अब की बेटी नौकरानी बनकर घर का काम क्या करती थी। मगर साकार की पत्नी ने देखा कि वह अकेले छुप छुप कर रोती रहती थी। आखिर साहूकार की पत्नी ने पूछ लिया, तुम इस तरह अकेले में रोती क्यों हो? मेरी माँ ही नहीं और मेरा दूर दूर तक कोई नहीं है। किसी दिन साहू जी मुझे नौकरी से हटा देंगे तो मेरा क्या होगा? यही सोचकर मुझे रोना आ जाता है। कुछ दिन बाद जब साहूकार की पत्नी वहां से लौटने लगी, तो अपने माता पिता से बोली, मैं आपकी नौकरानी जीरा को एक सप्ताह के लिए साथ ले जाना चाहती हूँ। बेचारी की माँ मारी है। ये बहुत सदमे में है। जब थोड़ा घूम फिर लेगी तो मन इसका बहल जाएगा। फिर वापस मैं खुद इसे छोड़ने आ जाऊंगी। इसके बहाने ही मेरा आना एक बार और हो जाएगा। फिर साहूकार की पत्नी उस नौकरानी के साथ चल दी, लेकिन रास्ते में सोचती है, मुझे इन दोनों का विवाह यही रास्ते में ही करवा देना चाहिए, क्योंकि साहूकार जी स्वार्थ बस इनका विवाह होने नहीं देंगे। मकई, तुम मेरे बेटे की तरह हो। मैं चाहती हूँ कि तुम इस लड़की से विवाह कर लो। मालकिन, मालिक चाहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मकई, तुम जैसा सोचते हो वैसा मालिक नहीं है। वह तुम्हें एक नौकर मानते हैं, जबकि मैं तुझे पुत्र की तरह प्यार करती हूँ। साहू जी नहीं चाहेंगे कि तुम्हारा विवाह हो। तुम उन्हें मुफ्त के नौकर मिल गए हो तो स्वार्थ, बस तुम्हारा भला नहीं चाहेंगे, जबकि मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ। मालकिन, जैसा आप कहे मुझे मंजूर है। तब साहूकार की पत्नी ने मकई का विवाह रास्ते में ही उस लड़की से करा दिया और उनको लेकर अपने घर आ गई। लेकिन साहूकार ये देखकर पत्नी पर बहुत नाराज हुआ। तुमने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी है। तुम्हें क्या पड़ी थी नौकर का विवाह कराने की? अब मकई यहां नहीं रहेगा। पत्नी उसका कान भरेगी। मकई कितना बड़ा मददगार था, लेकिन तुम खुद मेरे पैर पर कुल्हाड़ी चला दी हो। आप गलत सोच लेते हो। ये गरीब लोग हैं। ये किसी के एहसान को नहीं भूलते। मनुष्य को कुछ पुण्य की भी कमाई कर लेनी चाहिए। किसी और बेसहारा को विवाह कराकर सहारा दिलवा देना यज्ञ से कम नहीं है। ये एक अमृत फल है, जिसका फल हमें हमेशा मिलता रहेगा। साहूकार पत्नी पर भिन भिन्नाता हुआ दुकान पर चला गया। फिर साहूकार की पत्नी ने दोनों को पड़ोस में ही बसा लिया। दोनों साहूकार की पत्नी की खूब मदद किया करते थे। फिर 1 साल बाद साहूकार को एक सुंदर बेटी हुई। उधर मकई की पत्नी ने भी एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। दोनों बच्चियां गजब की खूबसूरत थीं। मैंने कहा था कि हमें 20 साल से पहले कोई औलाद नहीं होने वाली।
आखिर मेरी बात सत्य निकली कि नहीं? अब धीरे धीरे समय गुजरा और दोनों की बेटियां बड़ी हो गईं। दोनों एक दूसरे की करीबी सहेलियां थीं। साहूकार ने गांव से बाहर एक बगीचा खरीद लिया था, तो दोनों सहेलियां वहां अक्सर नहाने जाया करती थीं। एक दिन वो स्नान करने गई तो भगवानपुर का राजकुमार प्रशांत वहां से गुजर रहा था। तो वो पानी पीने तालाब पर रुका। वहां दोनों सहेलियां स्नान कर रही थीं। राजकुमार कौतूहलवश उन्हें देखने लगा। उसे नहीं पता था कि स्नान करते हुए लड़की को नहीं देखना चाहिए। उधर लड़कियां शर्म के मारे लाल पिली हुई जा रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि ये राजकुमार है, इसलिए वो पानी से निकलकर राजकुमार पर कंकड़ फेंकने लगी। लेकिन जब पत्थर की चोट लगी तो प्रशांत भाग खड़ा हुआ। इधर दोनों बहुत खुश हो रही थी कि हमने एक मनचले को भगा दिया। कुछ दिन बाद वो फिर से तालाब में स्नान करने आई, लेकिन वो देखती है कि वहाँ तो एक सन्यासी ने डेरा जमा लिया है। सखी, हम इस महात्मा के पास चलकर अपना भाग्य दिखा लेते हैं। नहीं, हमें महात्मा के पास नहीं जाने चाहिए। हमारे साथ हमारे माता पिता नहीं हैं। ये महात्मा लोग भी कोई बहुत अच्छे नहीं होते। कोई कोई तो ढोंगी होते हैं। वह लड़कियों से अभद्रता भी कर सकते हैं। महात्मा कोई नया नहीं है जो हमें छेड़ेगा, और छेड़ेगा तो कंकड़ पत्थर से बाग भरा पड़ा है। इतने पड़ जाएंगे कि महात्मा की नानी याद आ जाएगी। चलो हम महात्मा के पास चलते हैं, वह कुछ नहीं कहेगा। दोनों महात्मा के पास चली गई। आओ बालिके, क्या चाहिए तुम्हें? क्यों आई हो बाग में? हमें अपने भाग्य आपसे दिखवाने हैं कि हमारे भाग्य में क्या है। मूर्ख लड़की, अब क्या तेरा भाग्य देखो। तुम अपने भाग्य को पत्थर से मारकर दूर कर दी हो। तुम जैसी दुष्ट बेवकूफ लड़कियां अपनी किस्मत खुद खराब कर लेती है। तुमने आज से 3 दिन पहले एक राजकुमार को पत्थर से मारकर भगा दिया था। वह इस राज्य का राजकुमार था। वह तेरे रूप रंग पर मोहित हो गया था, मगर तुमने उसका दिल तोड़ दिया। वो पत्थर की चोट खाकर वापस चला गया। अब दूसरी लड़की को देखकर महात्मा बोले, तुम अपनी सहेली के पागलपन में खूब साथ दी हो। तुम अपनी सहेली से भी बड़ी मूर्ख हो। तुम यदि जरा भी उस राजकुमार पर दया दिखाती तो तुम राजकुमार की मंगेतर होती। मगर तेरा भाग्य अब भी प्रबल है। तू एक दिन अपने परिश्रम और वफादारी के बल से इस राज्य की रानी बन जाओगी, मगर इसके लिए तुम्हें बहुत कष्ट भी सहने पड़ेंगे। तुम्हें बहुत साहसिक कदम उठाने होंगे। तुम दोनों की जिंदगी में बहुत उतर चढ़ाव आएगा, मगर तुम उसे हंसकर पार कर जाओगी। हमने तुम दोनों का भविष्य बता दिया। अब दोनों दक्षिणा देती जाओ। हम कोई दक्षिणा नहीं लिए हैं, बाद में घर से लाकर दे दूंगी। दक्षिणा में केवल फल ही नहीं होता। तुम्हारे पास बहुत कुछ है दक्षिणा में देने लायक। बस दक्षिणा देने का मन होना चाहिए। अगर मन हो तो फिर दक्षिणा कभी भी दिया जा सकता है। कुछ भी दिया जा सकता है। महात्मा जी, आप कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे। आपको अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए। बालिके, तुम दोनों महामूर्ख हो। अरे मैं कोई गलत बात नहीं बोलता। तुम दोनों मेरा कहने का अर्थ समझो। तुम बाग का फल, फूल, लकड़ी और ताल का पानी कुछ भी दे सकती हो। अभी तुम्हारे पास पके फल हैं, उनमें से ही 1-2 दे सकती हो। बस दिल बड़ा हो देने का साहस हो तो दक्षिणा हर जगह मौजूद है। अब जब कुछ भी नहीं देना चाहती तो जाओ यहां से। मुझे कुछ नहीं चाहिए। लड़कियों ने अपने चुने हुए फलों में से महात्मा को 4-5 दे दिया और अपने घर लौट आई। इसी तरह समय गुजरता गया और दोनों पूर्ण सयानी हो चली थी। इसलिए साहूकार ने बेटी का विवाह एक बड़े साहूकार की बेटी से कर दिया। और विवाह के बाद पत्नी के साथ चारों धाम का
तीर्थ करने जाने लगा। तो मकई बोला, मालिक, जिंदगी भर आपके सेवा में रहा हूं, आप मुझे भी तीर्थ करा दो तो मैं भी दुनिया देख लूं। मकई, तुम पत्नी के साथ तैयार हो जाओ, हम साथ चलेंगे। बेटी को यहीं घर देख रेख में छोड़ दो, मैं अपनी बहू और दामाद को भी बुलावा लेता हूं। साहूकार ने दामाद को सूचना दे दिया कि वो बेटी के साथ आकर 3-4 माह यही रहे और उनका कारोबार संभाले। साहूकार के जाने के बाद दामाद अकेला ही आ गया, वो पत्नी को साथ नहीं लाया। मकई की लड़की थोड़ा असहज हुई कि अब इसके साथ कैसे रह सकती है, लेकिन वो तो बहुत खुश था कि अब इसके साथ भी पत्नी की तरह रहेगा। रात में भोजन के बाद वो अपने असली रूप में आ गया। फिर लड़की ने देखा कि ये तो ऐसे नहीं मानेगा, इसलिए बेलन से उसकी धुलाई कर दी। लेकिन उसने देखा कि मैंने पौना का कुछ ज्यादा ही स्वागत कर दिया है, इसलिए वो डर गई और रात में ही घर से भाग गई। जंगल में भानपुर की राजकुमारी आई हुई थी। उसने रात में जंगल में डेरा जमाया हुआ था और मकई की लड़की भागती हुई उसी स्थान पर पहुंच गई। राजकुमारी उसको अपने पास बुलाती है। राजकुमारी ने इतनी रात को जंगल में आने का कारण पूछा तो उसने सारी बात बताई। तो राजकुमारी ने कहा, तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें अपनी दासी बना लेती हूँ। मेरे नाम महवा है, मैं भानपुर की राजकुमारी हूँ। तुम मेरे साथ रहना, मगर अंधी बनकर। मैं क्या करती हूँ, किससे मिलती हूँ, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होने चाहिए। राजकुमारी, मेरा नाम ममता है, मैं आपकी दासी हूँ, मालकिन नहीं। मुझे आपकी सेवा से मतलब रहेगा। उधर राजकुमार प्रशांत अब राजा बन चुका था। राजा बिल्कुल नया था। उनसे विवाह के लिए कई दूर दराज के राजा महाराजाओं के रिश्ते आ रहे थे, लेकिन प्रशांत को एक धुन सवार हो गई थी कि विवाह करूंगा तो संसार की सबसे सुंदर राजकुमारी से। वो जब से साहूकार की बेटी को देखा था तब से सुंदरता का आशिक हो गया था। उधर राजा के मंत्री ने उन्हें चेताया, किसी चीज की अति ठीक नहीं होती। अक्सर साधारण स्त्रियां ही पति का साथ मरते दम तक निभाती है। आज आपको बहुत सुंदर के चक्कर में ना पड़कर एक साधारण स्त्री और सुंदर चरित्र वाली लड़की से विवाह कर लेने चाहिए। आप राजा हो, आपको खुद सुंदर कार्य कर प्रजा के दिल में राज करना चाहिए। चेहरे की सुंदरता तो बस 4 दिन की चमक मात्र है, चरित्र की चमक मरने के बाद तक बनी रहती है। उसका मानना था कि सुंदर फूलों और सुंदर चीजों पर तो देवता भी प्रसन्न रहते हैं। इसलिए मंत्री ने बहुत खोज की तो सबसे सुंदर राजकुमारी भानपुर की राजकुमारी महुआ दिखी। तो मंत्री ने राजा का विवाह महुआ से करवा दिया। राजकुमारी महुआ अपनी सुंदरता के घमंड में महुए की तरह मदमस्त थी। वो अपने साथ ममता दासी को भी लाई थी। राजा सुंदर रानी पाकर फूले नहीं समा रहा था। वो कई महीने तो रानी के प्यार में इतना डूबा रहा कि दरबार में ही नहीं आया। लेकिन ममता दासी देखते ही पहचान गई थी कि ये वही राजकुमार है जिस पर हमने पत्थर फेंके थे। एक दिन रानी महुआ दासी ममता से बोली, तुम मेरी सबसे भरोसेमंद हो, तुम राजा पर निगरानी रखो। तुम तो जानती हो ये बंदर के जैसा राजा मुझे जरा भी पसंद नहीं है। ममता जानती थी कि राजा रानी से कई अधिक सुंदर है, लेकिन ये रानी तो अपने नौकर के इश्क में पागल है। लेकिन ममता को तो किसी तरह राजा से नजदीकियां बढ़ानी थी, क्योंकि महात्मा ने कहा था कि अपनी समझदारी से तुम रानी बन जाओगी। इसलिए वो रानी के कहने पर राजा की खास दासी बन गई। वो रानी के ससुराल से आई थी, इसलिए राजा उससे मजाक भी कर लिया करता था। एक दिन ममता ने मजाक मजाक में राजा से कहा, महाराज, दीदी जी के अलावा भी कोई काम देख लिया करे।
दरबार में आपकी प्रजा रोज निराश हो लौट जा रही है। राजा रानी के प्यार में पागल था और जैसे ही दासी की बात सुनी तो जैसे उसकी नींद खुल गई हो। तुम मेरी एक अच्छी मार्गदर्शक हो। तुम निर्भीक होकर मुझे अच्छी सलाह देते रहना। तुम्हें मेरे साथ की गई गुस्ताखियों के लिए भी कोई सजा नहीं मिलेगी। अब राजा अपने कर्तव्यों के प्रति सजग हो गया। राजा प्रजा में इतना व्यस्त हो गया कि अब रानी से मिलने का विशेष समय ही नहीं दे पा रहा था। यह बात ममता अपनी आंखों से देख चुकी थी, लेकिन ये बात राजा से कैसे कहती। उसने एक दिन राजा को इशारे में ही कह दिया। कुछ ख्याल उनका भी किया करे। बिना प्यार किए स्त्री बिगड़ने लगती है और बिना फेरे घोड़े बिगड़ जाते हैं। आपको इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आप रानी महवा को वक्त दें। रानी खतरनाक रोग के रोगी है। इस तरह के रोग दवा से नहीं बल्कि प्यार पाने से ठीक हो जाते हैं। उधर जब रानी ने देखा कि राजा अब उसके प्रति उदासीन होता जा रहा है और इधर उसका प्रेमी भी नहीं मिल सकता, तो उसने बीमारी का नाटक करना शुरू कर दिया। राजा ने रानी के लिए राज्यवैद्य को लगा दिया, लेकिन रानी बीमार हो तब तो ठीक हो, ये तो नकली रोगी थी। उसको तो प्रेम का रोग था। अब राजा पहली बार परेशान हो उठा। राजवैद्य की दवा बेकार हो रही थी। राजा ने कई राज्यों से वैद्य को बुलाया, लेकिन रानी की बीमारी सभी के समझ से बाहर थी। एक दिन रानी महुआ के मायके से वैद्य आया। ममता दासी ने देखते ही पहचान लिया। अब ममता रानी की सच्चाई ऐसे ही उजागर नहीं कर सकती थी। वो जानती थी कि बड़े लोग अक्सर निर्दोष को ही फांसी चढ़ा देते हैं। महाराज, रानी जी की स्थिति ठीक नहीं है। उन्हें ठीक से इलाज की जरूरत है। 1 हफ्ते तक हमें रानी के साथ ही रहना होगा। आप 1 माह तक रानी के साथ रहो, परंतु रानी को ठीक कर दीजिए। अब रात के समय ममता राजा से बोली। महाराज, रानी के पास किसी अनजान व्यक्ति को रहने की अनुमति देकर अच्छा नहीं किया। इसमें कोई बुराई नहीं है। रानी बीमार है, उसे वैद्य की आवश्यकता है और वैद्य से किसी बीमार को क्या खतरा हो सकता है। तुम बेवजह बहुत शंका करती हो। तुम्हें रानी के प्रति कोई शंका नहीं करनी चाहिए। रानी इस वक्त बीमार है और बीमार के साथ मजाक कतई अच्छा नहीं है। तुम मेरी भरोसेमंद दासी हो। रानी के बाद यदि किसी पर भरोसा करता हूं तो तुम पर करता हूं, और तुम बिना सिर पैर की बातें करोगी तो मेरा भरोसा तुम पर से उठ जाएगा। इतने सुरक्षा कर्मी के रहते तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। क्षमा करें महाराज, गलती हो गई। राजा इस तरह आराम से सो गया। सुबह में पता चला कि राजा तो कमरे में है ही नहीं। उसने पूरे महल में देखा, लेकिन राजा का कोई पता नहीं चला। इसलिए वो अपनी साथी दासी से पूछती हैं। वो दासी भी रानी के सभी राज जानती थी। उसने ममता से बताया, रानी ने आज रात मजे लुटे हैं। रानी को जो मजा प्रेमी में मिलता है वह राजा में कहाँ। चलो, यह सब तो ठीक है, परंतु राजा कहाँ चला गया, उसके विषय में भी तो कुछ जानकारी होनी चाहिए। बहन ममता, इन सब बातों का तो मुझे भी नहीं पता। जब भी खबर मिलेगी तो बताऊंगी, लेकिन इन सब बातों से हमें क्या लेना देना। कोई भी राजा बने या रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है। कौन सा हमें रानी बनाना है। हम रहेंगी दासी की दासी। या हाँ बहन, तुम्हारी बात सही है, परंतु जानकारी तो रखनी ही चाहिए। अब ममता राजा से प्यार करने लगी थी, लेकिन दासी थी इसलिए कभी इजहार नहीं किया। लेकिन वो ये भी जानती थी कि राजा के गायब होने के पीछे रानी और उसके प्रेमी का ही हाथ है। अब 1 महीने से बीमार रानी एकदम से ठीक हो गई थी और उसने राजा की अनुपस्थिति में खुद राज्य चलाने का फैसला किया। लेकिन एक बार भी राजा को खोजने का प्रयास नहीं किया। लेकिन ममता दासी की तो हालत ही खराब हो गई थी। वो राजा के लिए काफी व्याकुल थी।
इधर रानी ने अपने प्रेमी से विवाह करने का ऐलान कर दिया था। रात में रानी की एक दासी ने ममता से कहा, मैंने आज रानी और उसके प्रेमी की बातें सुनी हैं। उन्होंने राजा को एक बक्से में बंद करके नदी में बहा दिया है। अब तक तो राजा मर गया होगा। ममता ने रात में सोच लिया कि वो राजा का पता लगाकर रहेगी। अब ममता रात में ही राजा का पता लगाने के लिए निकल पड़ी। वो नदी के किनारे चक्कर लगाती रही, आसपास के लोगों से पता लगाती रही, लेकिन उसको राजा का कोई पता नहीं चला। तीसरे दिन उसको नदी किनारे एक काष्ठ का टूटा हुआ बक्सा मिला। वो ढूंढते ढूंढते एक चरवाहे के पास गई और उससे बक्से के बारे में पूछा। चरवाहे ने राजा को एक पेड़ से बांध रखा था। उसे नहीं पता था कि वो यहाँ का राजा है। मैंने ही नदी में बहते बक्से को पाया है और उसमें एक आदमी मिला है। वो अब हमारे कब्जे में है। वह अब मेरा गुलाम है। उसे छोड़ने के लिए पैसे लूंगा, तब उसे आजाद करूंगा। क्या वह तुम्हारा पति है? पहले मुझे दिखाओ तो सही, तभी तो पहचान करूंगी कि मेरा पति है कि नहीं है। चरवाहे ने राजा को आजाद कर दिया। देखो तो यही तुम्हारा पति है। पहले तुम बताओ कि इसे बक्से में बंद कर पानी में क्यों बहाई थी? भैया, इसे मैंने नहीं, चोरों ने बहा दिया था। मैं तो इन्हें कई दिनों से ढूंढ रही थी। अब आप इन्हें आजाद कर दो। भैया, मैं गाय का क्या करूंगी? तुम मेरे से कुछ उपहार ले लो। तुमने मुझे भाई कहा है, तो मेरी इन गायों में से कोई एक गाय लेती जाओ। हम अपनी बहन बेटी को खाली हाथ विदा नहीं करते। अब ममता राजा के साथ महल की ओर लौट चली। उसने रानी की योजना मायके की प्रेम कहानी और वैद बने प्रेमी के सारे किस्से राजा को कह सुनाए। राजा जान चुका था कि रानी ने उसके साथ छल किया है और ये ममता दासी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। तभी तो बिना कुछ खाए पिए इतने दिनों से मुझे ढूंढती रही। राजा मन में ठान लिया कि ये नौकरानी मेरी रानी बनने के योग्य है। अब राजा के दरबार में लौटते ही सब दरबारी खुश हो गए, मगर रानी और उसके चहीते नए पति की हालत खराब हो गई थी। राजा ने उन दोनों को गिरफ्तार कर दिया और घोषणा की, आज से मेरी नई रानी ममता है। इसके जैसी वफादार स्त्री मेरे लिए दूसरी हो ही ना सकती। मैं खूबसूरती पर कायल हो गया था, परंतु यह सांवली सी दुबली पतली स्त्री ने मेरे लिए क्या नहीं किया। इसके उपकार तले तो मैं जिंदगी भर दबा रहता, परंतु इसे महारानी बनाकर मैंने कुछ हद तक बदला चुका दिया है। रात को, महाराज, आप मेरे से पहले भी मिल चुके हो। याद करिए, कभी आपके ऊपर 2 लड़कियों ने कंकड़ फेंका था। उन्हीं में से मैं दूसरी वाली हूं। उस वक्त मैं दोनों में से किसी एक को रानी बनाना चाहता था, मगर कोई बात नहीं, किस्मत ने हमें मिला दिया।